हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, तो कल होली थी, राइट। और आज का न्यूज़पेपर आया नहीं है, तो मैं कल की न्यूज़पेपर की एनालिसिस आज कर रहा हूँ और आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। खैर, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री एमेंस की एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, या फिर एसएसबी की कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उसकी भी यहाँ से तैयारी कर सकता है, पॉइंट्स अपने निकाल सकता है करंट अफेयर्स के, राइट। साथ ही साथ एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर पूछी जाती है, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, तो वो भी अपने वन वर्ड के जो करंट अफेयर होते हैं वो यहाँ से तैयार कर सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज तो 9 तारीख है। कल के न्यूज़पेपर के एनालिसिस हम आज कर रहे हैं, तो चलिए खबरों में देखते हैं कि कल के पेपर में क्या क्या था जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहली खबर है, अब चाइना और यूएस के बीच में जो एक तरह से कह सकते हैं कि वॉर, जो वोकल वॉर है, वॉइस वॉर है, वो अब इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिल रही है। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी अब खुल के बोल रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, वो चाहे चाइना के मिनिस्टर्स हों या फिर यूएस के मिनिस्टर्स हों। इवन दो चाइना के हाईएस्ट पीएम, राइट, वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अगेंस्ट में बोल रहे हैं। इनफैक्ट जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर है वो भी अब बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो लास्ट मंथ यूएस में जो चाइना के स्पाई बैलून्स आए थे, राइट, चाइना के स्पाई बैलून्स आए थे, तो चाइना ने यूएस ने क्या किया था, इसको गिरा दिया था, राइट, बैलून्स गिरा दिए थे। तो इस पे भी एक तरह से वॉर छिड़ गई थी कि हाँ, तुकबाजी होने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया। ये एक साइंस के लिए था, रिसर्च के लिए, मीटरोलॉजिकल स्पेस बलून्स थे। तो इस पे कहना था कि ऐसा नहीं है, आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो अब नेक्स्ट में क्या बोले हैं कि यूएस, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि यूएस एक तरह से कहीं ना कहीं चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है, राइट, चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। और एक तरह से इंडो पैसिफिक में, राइट, इंडो पैसिफिक में एक नाटो क्रिएट कर रहा है, नाटो जैसा अलायंस कर रहा है जो इंडो पैसिफिक लेवल का है। और इस क्रिएशन किसके लिए कर रहा है, खास करके चाइना के विरुद्ध कर रहा है, राइट, चाइना के अगेंस्ट कर रहा है। ये कहा है, ये फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, इन्होंने बताया है, राइट, इन्होंने प्रेस मीटिंग में कहा था, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि जो इंडो पैसिफिक में जितने भी अलायंस बन रहे हैं उनको चाइना सपोर्ट कर रहा है। और अलायंस बनाने का मेन मकसद कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करना ही है, ना कि कोई सिक्योरिटी पर्पज़ है, ना कोई बिजनेस पर्पज़ है, राइट, ना कोई बिजनेस पर्पज़ है, ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पर्पज़ है, ना कोई ट्रेड का पर्पज़ है। ऑल एंड ऑल सिर्फ चाइना को काउंटर करने का ही, एक चाइना को इनसर्कल करने का ही वो यूएस परेशान है, एक तरह से कर रहा है, राइट। उनका ये कहना है कि जैसे रसिया रसिया के खिलाफ यूएस ने नाटो तैयार कर दिया, वैसे ही इंडो पैसिफिक ग्रुप में एक क्वाड ऑकस एक तरह से तैयार कर रहा है। कौन? यूएस से, ये कहना है चाइना का, राइट। तो चाइना ने भी, यूएस ने कहा कि ऐसा नहीं है, राइट। उनका ये कहना था, अभी कोई बड़े मिनिस्टर का, कोई यूएस के मिनिस्टर का कोई इस पे काउंटर आर्गूमेंट नहीं आया है। लेकिन देख सकते हैं कि हम जो अभी चाइना के खिलाफ, जो भी, जितने भी खिलाफ नहीं कह सकते हैं, कि चाइना के अगेंस्ट जितने भी अलायंसेस बन रहे हैं उस पर एक नज़र देखते हैं। तो इंडिया में, राइट, इंडो पैसिफिक में कितने अलायंस है? तो एक है ऑकस, जैसा कि मैंने बताया, ऑकस है, राइट, ऑकस है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का अलायंस है, ठीक है। उसके बाद अंजुस, ट्रीटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूएस, इसमें भी यूएस है, इसमें भी यूएस है, इसमें भी यूएस है, इसमें भी यूएस है। उसके बाद क्वाड, इसमें भी यूएस है। उसके बाद फाइव आइज़, ये अलायंस है यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का,
राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जितनी सारी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है, उसके बाद न्यूजीलैंड है और कनाडा है और फिर जापान है, तो ये कंट्रीज़ कहाँ की हैं? कहीं ना कहीं अगर एग्जिस्ट करती हैं तो पैसिफिक के साथ साथ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, राइट। उसके बाद न्यूजीलैंड, जापान, और ये सारी कंट्रीज़ को एक ना एक तरीके से इंडिया के साथ मिला रहा है यूएस, और उसमें हेल्प कर रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, जिससे कि जो इन्फ्लुएंस है चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में, चाहे एशियन रीजन में, वो ना बढ़े। और ये जो भी कहा सुनी हो रही है अभी, जो मिनिस्टर्स के बीच में जो भी हो रहा है, इसका साफ उद्देश्य ये है कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके खिलाफ कोई जाए। किस मामले में? ताइवान के मामले में, राइट। चाइना डज नॉट वांट एनीवन टू इंटरफेयर इन हिज ओन रिलेशन विद ताइवान, ठीक है। तो ज़्यादा जो अपलिफ्टमेंट हो रही है प्रॉब्लम्स की, वो ताइवान के इशू से ही हो रही हैं। एक नज़र डाल लेते हैं इस पे आसियान ग्रुप्स में। आसियान ग्रुप्स के मेंबर्स है ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, जो साउथ ईस्ट के नेशंस हैं उनके साथ एसोसिएशन, उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना रखा है, जिससे कि जो ट्रेड वगैरह है ये अपना आप करते हैं। और ये एक तरह से कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक अच्छे व्यू शेयर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, राइट, टूरिज़्म शेयर करते हैं। उसके बाद एक है CPTPP। इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान, न्यूजीलैंड, पेरू, कनाडा और मैक्सिको, राइट। उसके बाद USMCA, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आसियान। उसके बाद 5 आइज़, राइट। ये 5 आइज़ मैंने एक बार शायद आपको बताया भी था वीडियो में एक बार, कि इसके जो मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं वो है कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। ये जो 5 कंट्रीज़ है ये इसकी मेंबर हैं। साथ ही साथ अगर हम ऑकस की बात करें, जैसे हमने यहाँ इधर देखा कि ऑकस ट्रीटी है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA के बीच में, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं अगर हम इसको संधि विच्छेद करें, राइट। ऑस्ट्रेलिया, UK, US, राइट। क्वाड अपना ग्रुप जिंदाबाद। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US, राइट। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर, कल 8 मार्च था और कल के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, राइट। ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? ये इनिशिएट किया गया था UN के द्वारा। इनफैक्ट ये जो था पहले नेशनल वुमेन्स डे था, जो कुछ कंट्रीज़ में मनाया जाता था, यूरोप की कंट्रीज़ में, राइट। पर ये चेंज होके UN ने रेजोल्यूशन पास कर दिया और उसके बाद हम सब मनाने लगे। जो UN की मेंबरिंग कंट्रीज़ है वो मनाती हैं इंटरनेशनल वुमेन डे। इसका मेन मुद्दा ये होता है कि वुमेन को इक्वालिटी प्रोवाइड कराना, राइट। जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, व्हाटएवर जो होता है उसके बाद। तो 7 मार्च को, जैसा कि हमने 6 मार्च को बताया था कि जो गवर्नमेंट बननी है वो नागालैंड में गवर्नमेंट बन गई है, और जो ओथ सेरेमनी है वो 7 मार्च को होनी है। तो ओथ सेरेमनी में पहली वुमेन मिनिस्टर बनी है नागालैंड की। इनफैक्ट जो ये मिनिस्टर हैं ये पहली वुमेन MLA भी हैं नागालैंड की। तो ये काफ़ी काबिल की तारीफ़ है, और वुमेन डे पे एक तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छा गिफ्ट है, एक नया वुमेन एम्पावरमेंट का एक तरह से ये कह सकते हैं एग्ज़ाम्पल है जो हमारे इंडिया ने पेश किया है। और काफ़ी अगर एग्ज़ाम्पल कहें तो ये काफ़ी एक तरह से क्रिटिक भी है कि हमने काफ़ी देर बाद इस एग्ज़ाम्पल को दुनिया के सामने रखा, जहाँ कि हमारे देश में सभी औरतें हर पोस्ट पे पहुँच चुकी हैं। पर ये नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी अगर हम देखेंगे तो ऐसा क्यों हुआ कि अब तक कोई वहाँ पे वुमेन कैंडिडेट जीत नहीं पाई है, राइट। और वो सरकार बनने में काबिल नहीं हो पाई। खैर,
तो अच्छी बात यह है कि ओथ सेरेमनी हो गई है और ये जो मिनिस्टर हैं इनको बना दिया गया है, मिनिस्टर बना दिया गया है। ये एमएलए थी, इनके साथ एक और जो कह सकते हैं कि एमएलए बनी थी, 2 एमएलए बनी थी वुमेन, तो जिसमें से एक को बना दिया गया है मिनिस्टर और एक को नहीं बनाया गया है। उनका नाम है हेकानी जखालू, राइट, हेकानी जखालू। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ये साबुतोज क्रूज, राइट, इसमें देख सकते हैं कि ये है, राइट, ये है। और वुमेन लेजिस्लेटर, इनका नाम है ये साबुतानी साल्बुनुतो क्रूस, ये आप नाम देख सकते हैं ये, राइट। तो इनको बना दिया गया है मिनिस्टर, जिसमें गवर्नमेंट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इनका जो फेस है आप देख सकते हैं। और ये वो मिनिस्टर बन चुकी है, नागालैंड की पहली मिनिस्टर। खैर, आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है इनफैक्ट कल के न्यूज़पेपर में, और ये क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्लाइमेट चेंज का एक कदम हम और आगे बढ़ गए हैं, राइट। तो हुआ यह है कि इज़ हीट इन इंडिया सेट टू गेट वर्स। जैसा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारी जो सब ट्रॉपिकल नेशन है, राइट, सब ट्रॉपिकल नेशन यानी कि जो ट्रॉपिक्स, ये अगर इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर, तो ये इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो क्या फेस कर रही हैं? वो फेस कर रही हैं हीट वेव्स, राइट, हीट वेव्स। अगर हम बात कहें तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, राइट। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेसिव सीवियर कोल्ड, राइट। उसके बाद हीट वेव्स, जिसको नॉर्थ इंडिया में आप कॉमन नेम से जानते हैं, लू, राइट, अब शुरू होने वाली है। जैसा कि अप्रैल और मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा होती है और जून में बारिश आ जाती है तो कम हो जाती है। पर हाँ, ये हीट इतनी तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर निकलना या फिर चेहरे को अगर हाइड्रेशन नहीं होता उसके लिए बहुत ही समस्याएं हो जाती है। तो खैर, इस आर्टिकल को हम बहुत ही डिटेल में जाएंगे और इस पे मैंने कुछ बातें ऐसे ऐड करी हैं, खासी कुछ एक्स्ट्रा तरह के मैंने कंटेंट ऐड किए हैं, तो आप देखिएगा, इसमें करते हैं। तो कहानी क्या है, राइट, कहानी ये है कि इस साल का फरवरी महीना 1901 के बाद का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ रहा है, राइट। फरवरी हर एक मंथ का क्या होता है, एक एवरेज टेम्परेचर होता है, राइट। तो फरवरी मंथ का 1901 में कुछ और रहा होगा, 1902 में कुछ और रहा होगा, 1903 में वो कुछ और रहा होगा, और 2022 में भी कुछ और रहा होगा, राइट, 2023 में भी कुछ और रहा होगा। तो इस सेंचुरी की अगर हम बात करें, करीब 1 सेंचुरी एंड 1 डिकेड हो गया, 2 डिकेड, तो इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका रहा है, किस साल का, 2023 का रहा है, राइट। ये पब्लिश की है लैंसेट की रिपोर्ट में। उसके बाद पब्लिश्ड इन 2000 विद 2 डेट। अब इस एक और डेटा पब्लिश्ड हुआ था लैंसेट के हिसाब से, तो 2000 से 2019 का डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है। तो इसमें ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 5 मिलियन पीपल डाइड, राइट, करीब 50 लाख लोग हर साल मर रहे थे एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरा है कि मान लीजिए कि 5 मिलियन पीपल सिर्फ मर रहे हैं किससे, हीट वेव से, राइट, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, वो चाहे कोल्ड हो वो चाहे हाई हो। बट एट द सेम टाइम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से ही और नेचुरल कंडीशन की वजह से ही लोग मर रहे हैं, राइट, नेचुरल डेथ्स हो रही हैं। इसके साथ साथ कोई बीमारीज हैं, डिजीज़ भी हैं, राइट। उसके बाद एक्सीडेंट्स वगैरह हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं और उसमें कंट्रीब्यूशन टेम्परेचर का कितना ज़्यादा है, अप्रॉक्स 50 लाख पर ईयर, राइट, वर्ल्ड वाइड।
राइट। तो अब इंटर गवर्नमेंट IPCC की जो एक रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इसको अगर रोका नहीं गया तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रभावित करेगी हमारे लाइवलीहुड्स को, और हमारे जो डेली नीड्स के जो ज़रूरतें हैं या फिर जो और जो हम काम करते हैं, हमारे पूरे सिस्टम में चेंज आ जाएगा। जैसे कि कोविड ने हमारे सब कुछ, प्राइवेसी को कह सकते हैं, लाइवलीहुड को कह सकते हैं, हैबिटेट को कह सकते हैं, सब कुछ चेंज कर दिया है, राइट। तो एक तरह से कोविड के बाद अगर नेक्स्ट चीज़ आएगी तो वो आएगी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं, और इसके तहत अगर हम क्लाइमेट के अनुसार नहीं ढले, राइट, क्लाइमेट के अनुसार नहीं ढले तो हम कह सकते हैं कि हमारी जान खतरे में होगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो डार्विन की थियरी है, द फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट एक्चुअली ये डार्विन की थियरी नहीं थी, ये स्पेंसर की थियरी थी, राइट। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एनीवेज, तो कहानी ये है कि सबसे गर्म महीना था फरवरी इस साल का, अब तक के 1 सेंचुरी एंड 1 डिकेड के बाद। खैर, तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है ये देखने वाली बात है कि हाँ, बढ़ा तो है टेम्परेचर, पर कितना ज़्यादा बढ़ा है ये देखने वाली बात है। तो स्टडी ऑफ सेंटर फॉर स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ने एक हिस्टोरिकल क्लाइमेट चेंज पे इन्होंने डेटा रिकॉर्ड किया है। तो इन्होंने ये बताया कि जो टेम्परेचर है वो समर में भी बढ़ रहा है और विंटर में भी बढ़ रहा है, राइट। समर में भी बढ़ रहा है, विंटर में भी बढ़ रहा है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम टेम्परेचर कम हो रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 0.9 डिग्री से बढ़ रहा है और 0.5 डिग्री से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक एग्जांपल से आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारे यूनाइटेड नेशन के जितने भी पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, राइट, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि जो टेम्परेचर है उसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही करेंगे, राइट। अगर ये ज़्यादा हो गया, यानी कि 150 सालों में ये एक डेटा था कि 150 सालों में इन जो ग्लोबल टेम्परेचर है वह 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, तो पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि हम 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, ये हमारा एग्रीमेंट है, हम इस पे सब मिलजुल के साथ रह सकते हैं। और इसके लिए कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, कितने सारे पैसे ऑक्शन हुए, बटे डेवलपिंग नेशन ने कहा कि ठीक है हम कर देंगे, पर हमने तो किया नहीं है ये। अब डेवलप्ड नेशन ने पहले किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप्ड नेशन में हुआ, तो इसका खामियाजा डेवलप्ड नेशन में भरे। तो वॉटएवर जो भी हुआ था, तो 1.5 डिग्री का मतलब ये होता है कि अगर 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा, यानी 1.5 से 2 डिग्री हुआ, तो जो अभी इंडोनेशिया की कैपिटल है मनीला, राइट, जकार्ता। तो जकार्ता क्या कर रहा है कि अपनी जो कैपिटल है वो चेंज कर रहा है, वो कर रहा है नुसंतरा। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि जकार्ता अब डूबने वाला है, राइट, और डूबने वाला है 2030 तक वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, आइसबर्ग मेल्ट होंगे। आइसबर्ग कहाँ आएंगे? सी में आएंगे। सी में क्या होगा? सी में वाटर लेवल इंक्रीज होगा, और जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वो चाहे कोई आइलैंड हो या फिर कोस्टल एरियाज़ हो, तो उनका डूबना तो तय है। तो इसकी वजह से वो क्या कर रहा है? अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है ताकि वो डूबे ना, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रीम कंडीशन या फिर 1.5 डिग्री का मतलब कितना बढ़ सकता है 2 डिग्री का। तो आप ये देख सकते हैं कि 0.9 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर में इतना इंक्रीज हो गया है ऑलरेडी इन 30 ईयर्स, राइट। उसके बाद यूपी की बात करें, और इनफैक्ट हम जो इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी हम ये डेटा जो इंडिया ने पब्लिश किया है, ये डेटा इंडिया में पब्लिश हुआ है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिश हुआ है। बट ये मैंने बताया था ग्लोबल टेम्परेचर की बात, कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। तो जो इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज़, वो किधर की तरफ हो रहा है? वो नॉर्थ बेल्ट में हो रहा है,
नॉर्थ बेल्ट में, राइट। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा हो रहा है, राइट। उसके बाद अगर हम ये देखें तो डाययूरनल टेम्परेचर रेंज, इसमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि डाययूरनल टेम्परेचर रेंज क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे दिन में अगर हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं, सुबह सुबह अपने फ़ोन में आ जाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर आज के दिन रहने वाला है, मैक्सिमम टेम्परेचर आज के दिन 35 डिग्री रहने वाला है, और जो मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है वो आज का रहने वाला है 20 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, राइट, इसका जो डिफरेंस होगा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का, वो है 15 डिग्री सेल्सियस, राइट। बट डाययूरनल टेम्परेचर कहता है कि ये जो मिनिमम डिफरेंस है इसमें भी चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर आज का दिन का टेम्परेचर कितना हो गया 40 डिग्री मैक्सिमम, राइट, और मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम हो गया 20 डिग्री, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें इंक्रीज़ हुआ, दिन तो वही है, तो डाययूरनल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स कि जो वेरिएशन है हाई एयर टेम्परेचर का और लो टेम्परेचर का एक सिंगल डे में, वो भी चेंज हो रहा है, राइट। और सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं वेस्ट पार्ट ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स, राइट। अगर इंडिया की बात करें तो हम, राइट, तो ये कहने वाला है जिसकी वजह से अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, गैंगेटिक प्लेन किसके लिए जाना जाता है, एलुवियल सॉइल के लिए। एलुवियल सॉइल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है इन द वर्ल्ड, राइट। और इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, वीट होता है, राइस होता है, पैडी जिसको हम कह सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन टेम्परेचर में ज़्यादा होगा तो क्रॉप्स के लिए क्या होता है कि बहुत ही नुकसानदायक होता है, राइट। अगर क्रॉप्स को उगाना है तो जो डाययूरनल टेम्परेचर रेंज है, यानी कि जो दिन और पूरे दिन के जो टेम्परेचर में हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का डिफरेंस है, वो कम होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रबी की फसल रबी नहीं रह जाएगी, राइट। यानी कि सुबह में तो टेम्परेचर हुआ, अगर रबी की फसल के दिन की बात करें तो रबी की फसल के दिन सुबह में कम टेम्परेचर हुआ और दिन में बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट हो गया, तो रबी की फसल के लिए तो नुकसान है, राइट। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि ये क्या होगा, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस होगा, ड्रॉट की कंडीशन आएगी, क्रॉप फेलियर होंगे, हाई मॉर्बिडिटी एंड हाई मोर्टेलिटी, राइट। मोर्टेलिटी यानी कि मौत होनी है, राइट। एनीवेज, तो ये सब डेटा वगैरह हैं और इस पे बहुत सारे डेटा आए हैं इस पे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ पे भी कैंसर का भी सामना करना पड़ सकता है हमारे इंडिया में, राइट। और सबसे बड़ी बात ये ILO ने करी है, 2019 के ILO की रिपोर्ट यह पैटाइज की गई, जिसमें ये कहा गया है कि 2030 तक इंडिया लूज़ करेगा कितना, 5.8% ऑफ वर्किंग आवर्स। मीन्स कि 2030 तक, यानी कि अगर आज हम 10 आवर काम कर रहे हैं एट अ डे, तो 5.8% हम इसमें से कम कर देंगे, यानी कि करीब हम 8 या 7% ही, सिर्फ 7 घंटे ही काम कर पाएंगे 2030 के बाद, जिसकी वजह से कितने लॉस होंगे, 34 मिलियन फुल टाइम जॉब्स चली जाएंगी। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर 9.04 क्या हो सकता है, कम हो सकता है, राइट। और एक और, इन जुलाई टू स्टडी सजेस्ट फ्यूचर डेट रेट कॉस्ट टू एक्सट्रीम हेड कुड बी स्टैगरिंगली हाई बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, जैसा कि मैंने बताया हाई एंड। एनीवेज, इतनी प्रॉब्लम है, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम गिना दी, बहुत सारे रिसर्च वगैरह ने कह दिया कि हाँ ये गंदा है, ये ख़राब हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं। उसके अगर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एज अ लॉ मेकर हम क्या कर सकते हैं, एज अ हम नागरिक, एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो रहा है, जिससे हम रोक सकें, राइट। अगर हम खुद से शुरुआत करेंगे, एक इंसान शुरुआत करेगा तो शायद 2-3 लोग और मोटिवेट हो, राइट, किक वाले फंडा, फिर 2-3 लोग और मोटिवेट हो, तो ये एक चेन बन जाएगा। चेन से क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं, पर एक सोसाइटी कम्युनिटी लेवल पे
कम्युनिटी लेवल पे, कॉलोनी लेवल पे, सिटी लेवल पे, पायलट प्रोजेक्ट पे कैसा भी काम कर सकता है। तो क्या किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी न्यूज़ में था और इसके बारे में हम देखेंगे कि एटलीस्ट और सारे देश क्या क्या करते हैं या फिर जो सिटीज़ होती हैं वो क्या क्या करती हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि हमें जो स्टेट्स हैं, स्टेट आगे आए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एज अ डेवलपिंग नेशन हम क्या करते हैं कि हम डेवलप्ड नेशन पे अब सारी जिम्मेदारी का ढीकरा इन पे फोड़ देते हैं, राइट। डेवलपिंग नेशन क्या करते हैं कि हाँ तुमने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया था, तुम्हारी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसका हर जाना हम ही भुगत रहे हैं, तुम ही कुछ करो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इन द वर्ल्ड हम भी रहते हैं, हमारा भी लैंड यहीं पे है, हमें भी इम्पैक्ट होगा, तो क्यों ना हम भी थोड़ी सी मदद कर दें एज अ डेवलपिंग नेशन, या फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, या फिर अवेयर सिटीजन के बेसिस पे। तो स्टेट को सामने आना होगा, राइट, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होगी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी और लोग हैं, उनको साथ ला के और इसे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी देनी होगी, राइट। कि मान लीजिए कि आज हीट वेव दिन में चलने वाली है तो एडवाइजरी जारी कर दी जाए स्टेट की तरफ से कि आज बाहर ना निकलें, काफ़ी ज़रूरी हो तभी निकलें, वगैरह वगैरह जो हमारे यहाँ होता है। और उसके साथ साथ इनोवेटिव स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बेसिक फ्रेमवर्क हो गया, राइट, कि आप अवेयरनेस कराइए, हीट वेव एक्शन प्लान बनाइए, पर एक इनोवेटिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि कूलिंग सेंटर्स, राइट, ये कूलिंग सेंटर्स बनाए जाए, जैसा कि टोरंटो और पेरिस में बनाया गया है। इसमें ये है कि इसमें जो सेंटर्स हैं वो कूलिंग करते हैं, उसके बाद और एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम वेव्स और डिस्प्ले की जाए एथेंस में। वाइट रूफ्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। वाइट रूफ्स हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें जो वेव्स आती हैं, शॉर्ट वेव्स आती हैं और लॉन्ग वेव्स आती हैं, तो उनको आके वापस जाना होता है। बट लॉन्ग वेव्स तो चली जाती हैं बट शॉर्ट वेव्स रह जाती हैं, और शॉर्ट वेव्स रहने की वजह से जो ट्रैप हो जाती हैं, तो ट्रैप होने की वजह से शॉर्ट वेव्स क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर देती हैं। बट अगर हम वाइट रूफ रखें, अपनी छत को वाइट पेंट कर दें, तो जो एल्बिडो होगा, राइट, जो एल्बिडो होगा वो हो जाएगा, और जो भी इंसुलेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा कि अगर ये रेज आई तो वापस चली जाएंगी रिफ्लेक्ट होके। उसके बाद ग्रीन रॉफ ट्यूब भी बनवा सकते हैं, राइट, ग्रीन रॉफ ट्यूब भी बनवा सकते हैं जो रोटरडैम में, एम्स्टर्डम में। उसके बाद सेल्फ शेडिंग टावर ब्लॉक्स अबू धाबी में बनाया गया है, ग्रीन कॉरिडोर्स मेडलिन में बनाया गया है। बट मोस्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल हीट हॉटस्पॉट, यानी कि सबसे ज़्यादा हम नीचे के लेवल से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें कि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या कर सकते हैं कि इनोवेटिव तरीके या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, राइट, जिससे कि बचा जा सकता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ऐसे न्यूज़ में नहीं था पर मैं ऐसे ट्विटर देख रहा था तो उस पर मिल गया था मुझे, तो मैंने सोचा कि इसमें ऐड कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड हु ओन एयर कंडीशनर। एक तो एयर कंडीशनर का सबसे यूज़ होता है कि हम अपने आप को गर्मियों में कूल कर सकें, राइट, और कूलिंग कहाँ करेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो अभी हमने बताया कि जो गैंगेटिक प्लेन है, वेस्ट गैंगेटिक प्लेन, उस एरिया में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, एयर कंडीशन वाले लोग हैं। कैसे? यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे लोगों की भी ज़रूरतें बढ़ेंगी और ये भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ हम थर्ड करें, राइट। तो पंजाब में 14.6% लोगों के पास, हाउस होल्ड के पास क्या है, एसी है, राइट। ये डेटाज हैं। दिल्ली सबसे ज़्यादा, एक तो कह सकते हैं दिल्ली है, राइट, दिल्ली में 31.9%। इसका रीज़न, कई सारे रीजन्स हैं, एब्सेंस ऑफ ग्रीनरी और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाटएवर, आप जो भी एग्जांपल दे सकते हैं आप इससे रिलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद साथ ही साथ गोवा यहाँ पे भी एसी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे कम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, राइट। और डेटा के अनुसार देखें तो अर्बन पॉपुलेशन के पास 12%,
12%, 12.6% लोगों के पास AC है, रूरल पॉपुलेशन के पास 1.2%। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये मरीन के साथ रिलेटेड है, मरीन इकोसिस्टम को बचाने के साथ रिलेटेड है। और एक अभी हाई सी, ये काफ़ी हाई सी जो ट्रीटी है वो पुरानी है, पर खबर में थी तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना पढ़ लिया जाए कि एक्चुअली में ये है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या काम करता है। तो कहानी ये है कि लास्ट वीक द UN मेंबर स्टेट एग्रीड टू हिस्टोरिक ट्रीटी प्रोटेक्टिंग मेरीन लाइफ इंटरनेशनल वाटर्स। तो अभी हम UN की तरफ पहले ये देख लेते कि ये होता क्या है, राइट, कि ये ट्रीटी क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो एरिया है, लैंड है, और ये सी है, यानी कि जो हमारा सी है, सी के लैंड के बाद जो सी है उसका ये मैप है, राइट। तो ये लैंड है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि कम गहराई है यहाँ पे। तो हमारा जो इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट होता है सी में, तो 12 नॉटिकल माइल्स का होता है, राइट। 12 नॉटिकल माइल्स का होता है बेस लाइन से। पर उसको अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कोई करता है तो वो 2000 नॉटिकल माइल तक भी जा सकता है, राइट। और उसके बाद कॉन्टेजियस जो जोन होता है वो होता है 12 माइल्स का। उसके बाद का जो एरिया बचता है वो कहलाता है हाई सी। इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, ये कोई भी रेगुलेट नहीं करता है, इसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है और वापस आ सकता है, राइट। तो जो भी मरीन है, मान लीजिए कि अगर हम 200 नॉटिकल माइल तक हमारे इंडिया के बाद जो भी मरीन होंगे वो तो हमारी जिम्मेदारी होगी, जो भी मरीन इकोसिस्टम हो कि हाँ हम इसे बचा के रखें या फिर इसका एक्सट्रैक्शन करना है, रिसर्च करना है, व्हाटएवर, ये तो हमारा है, राइट। बट अगर हाई सी में है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल की बात है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि ये इकोसिस्टम को बचा के रखा जाए। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में UN में ट्रीटी ऑफ हाई सी साइन किया गया, राइट। ट्रीटी ऑफ हाई सी साइन किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि लोग आगे आएँ, यानी कि कंट्रीज़ आगे आएँ और वो अपना कंट्रीब्यूशन दे कि जो भी हाई सी है उसके मरीन इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, ठीक है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये खबर आई थी। तो लास्ट वीक जो हुआ उनमें हिस्टोरिक जो ब्रेक थ्रू हुआ था, तो उसमें ये कहा गया कि हाँ ठीक है, हम करने को तैयार हैं, राइट। बट अभी पूरे कंट्रीज़ नहीं मिल के सामने आई हैं और यूनाइटेड नेशन में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तो हाई सी क्या है, जैसा कि मैंने बताया, पार्ट ऑफ द सी डेट आर नॉट इंक्लूडेड इन टेरिटोरियल वाटर्स और द इंटरनल्स वाटर ऑफ ए कंट्री आर नोन एज द हाई सी, राइट। हाई सी जो किसी के टेरिटोरियल एक्सटेंट में वाटर में नहीं आता है। 1958 जिनेवा कन्वेंशन के तहत ये डेफिनेशन किसके तहत आई थी, इसके तहत। उसके बाद नो कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, और कोई भी कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है कि किस जो हाई सी में रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए और मैनेजमेंट के लिए कोई भी कंट्री जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी है, ये इसकी बात है। और इसमें ये कहा गया कि ये जब शुरू होगा, एटलीस्ट जब हमने तो प्रपोजल रख दिया है, तो इस पे जो लोग होंगे वो आएंगे, कंट्रीज़ आएंगी और चाहेंगे कि UN में फ़ंड करें व्हाटएवर, तो उसके तहत ये बट ये प्रोसेस कितना टाइम लगेगा, यानी कि 1958 में तो ये कन्वेंशन आ गया था, जेनेवा कन्वेंशन की तरफ से तो प्रपोजल रख दिया गया, डेफिनेशन दे दी गई। बट 1982 में UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत इसको अडॉप्ट किया गया और ये ओशन और यूज़ ऑफ इट्स रिसोर्सेज पे डेलिनेट किया गया, यानी कि स्पेसिफाई किया गया, बताया गया, डिस्क्राइब किया गया कि हाँ आप कैसे कैसे कर सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2015 के तहत ये एक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया। एनीवेज, लास्ट ईयर द यूरोपियन यूनियन लॉन्च द हाई एम्बिशन कोलिशन विद BBNJ टू फाइनलाइज एलिगेशन। इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न है
यूरोपियन यूनियन, जिसने ये कहा कि हाँ ठीक है हम आगे आते हैं, और BBNJ के तहत उन्होंने कहा कि हम इसकी हेल्प से अपनी जो भी मरीन इकोसिस्टम है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एनीवेज ये है। खैर अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है इंडिया सेंडिंग 20,000 टन्स ऑफ वीट्स टू अफगानिस्तान वाया चाबहार। इंडिया काफ़ी एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है अफ़गानिस्तान को, और जब से तालिबान ने ओवरकम किया और मिलिट्री कूप हुआ वहाँ पे तालिबान का, तो सरकार इंडिया ने हेल्प की और गेहूँ प्रोवाइड कराया। तो इनफैक्ट 50,000 टन्स प्रोवाइड कराने का 50 टन्स गेहूँ प्रोवाइड कराने का रास्ता था। एडमिट थे हम कि हाँ इतना प्रोवाइड कराएंगे, तो ऑलरेडी हमने 40,000 प्रोवाइड करा दिया है, पर हम 10,000 एक्स्ट्रा प्रोवाइड इस बार कर रहे हैं। और ये किसके रास्ते हम करेंगे? चाबहार के रास्ते, राइट। ईरान में एक पोर्ट है हमारा जिसको हमने लीज पे ले रखा है, चाबहार पोर्ट, और जिसके तहत हम पहले ले जाएंगे। अगर ये इंडिया है तो इसको हम पहले ले जाएंगे ईरान बाई पोर्ट, सी के थ्रू, उसके बाद हम यहाँ पे रोड के थ्रू प्रोवाइड ले जाएंगे अफ़गानिस्तान। पहले प्रपोज़ल ये था कि हम ये क्यों ना रास्ता कम करके, ये तो खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, क्यों ना हम खर्चा कम करके इंडिया से डायरेक्ट हम भेज देते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से हम ले चले जाएंगे अफ़गानिस्तान में। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा, उस टाइम पे इमरान खान की सरकार थी, इमरान खान ने ये कहा कि आप हमें दे दीजिए, हम क्या करेंगे, हम पहुँचा देंगे, राइट। तो हमारी गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं था कि तुम तो खुद ही उलझ रहे हो, तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं, क्या पता तुम ही रख लो, ऐसा होता है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा, और हम खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, और हम खुद ले जाके कहाँ पहुँचाएंगे? अफ़गानिस्तान में। तो इस बार अब ले जाने वाले हैं, तो ये रूट होने वाला है, राइट। गल्फ़ ऑफ ओमान में हमारा पोर्ट है, आप देख सकते हैं कि चाबहार पोर्ट है, ये चाबहार पोर्ट है, और इंडिया से हम ये ले जाएंगे अरेबियन सी के रास्ते। और ये ग्वादर पोर्ट है, राइट। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का है, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ग्वादर पोर्ट का वो चाइना कर रहा था, बट OB वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव से इसको कर रहा था, बट फंडिंग कम होने की वजह से ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट रुक गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक कंट्री है जिबूती, यहाँ पे ये जिबूती, इसको डेवलप कर रहा है चाइना, राइट। इसको डेवलप कर रहा है चाइना, ताकि जो स्वेज कैनाल से जो भी इसका सामान आने वाला है उसको यहाँ पे सिक्योरिटी दे सके, क्योंकि यहीं पे अफ्रीका के नॉर्थ में क्या पाया जाता है? पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, राइट। पायरेट्स पाए जाते हैं, कैरिबियन तो दूसरा हो जाएगा, पायरेट्स पाए जाते हैं, यानी कि समुद्री चोर पाए जाते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अपनी खबर पे। तो चाबहार पोर्ट पे ले जाएंगे पहले, राइट। चाबहार पोर्ट पे यहाँ ले आएंगे, उसके बाद यहाँ से इस रास्ते फिर लेके चले जाएंगे ईरान के रास्ते, हम ले जाएंगे, हम पाकिस्तान में एंट्री नहीं करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। खैर ये ट्रेड कॉरिडोर बनाया जाएगा जयदान तक, और इससे यहाँ से ले जाएंगे हम यहाँ तक। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल वुमेन डे के बाद ये दूसरी खबर है। वुमेन्स को एम्पावरमेंट का एक एग्जांपल हम इंडिया दे रहे हैं, और सालिजा धामी फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू एन इंडियन एयरफोर्स कमांड पोस्ट, यानी ये है कमांड पोस्ट पे पहली पोस्टिंग इनकी हुई है, और सालिजा धामी पहली एयरफोर्स की वुमेन बनी है जिनको कमांड पोस्ट पे पोस्टिंग मिली है, राइट। इसके आगे इसमें कुछ और जानने को है नहीं। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि जैसा कि हम G20 की मीटिंग कर रहे हैं, और धुआंधार मीटिंग हो रही है, राइट, धुआंधार मीटिंग हो रही है, तो इसी संदर्भ में एक और मीटिंग होने वाली है G20 की जो मीटिंग होने वाली है दिल्ली में होगी, वो होगी G20 कल्चरल ग्रुप मीटिंग, G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग, राइट। पर ये पहली कल्चर ग्रुप की मीटिंग नहीं है। पहली G20 की कल्चर ग्रुप की मीटिंग इंडिया में हुई थी खजुराहो में फरवरी के मंथ में, राइट। पर ये दूसरी मीटिंग होने वाली है जिसमें
एग्जीबिशन लगाया जाएगा कुछ आर्टिफैक्ट्स के, यानी कि ऐसी ऐसी जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि मूर्ति है, कोई ड्राइंग्स है, और जो कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, उसका एग्जीबिशन किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसका जो थीम रहने वाला है, इनफैक्ट जो हमारा एक थीम है वसुधैव कुटुंबकम, तो वो तो रहेगा एक G20 का, पर इस प्रॉपर न्यू दिल्ली शोकेस का जो थीम रहने वाला है वो रहने वाला है रीएड्रेस। ये ऐसे ही आया था, राइट? आई डोंट नो कैसे क्यों, बट ये है रीएड्रेस रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स। ये इसलिए रखा गया है कि ये मीटिंग इसलिए रखी गई है जो आर्टिफैक्ट्स की, कि जो भी हमारे इंडिया में आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी कोई मूर्ति है, पुरानी बहुत मूर्ति है, एक्सपेंसिव है, और क्या कह सकते हैं कि उससे कई सारे हमारे जो आर्ट्स डिक्लेयर होते हैं, दिखाए जाते हैं, तो उसकी जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं कि हमारे इंडिया से स्मगल होकर विदेश के मार्केट में बेच दिए जाते हैं, राइट? चुरा के बेच दिए जाते हैं, ऐसा। तो उसी संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि जो भी और कंट्रीज़ हैं वो क्या करें कि जो हमारे इंडिया के आर्टिफैक्ट्स हैं उनको वापस करें। इनफैक्ट कर भी रहे हैं, कोहिनूर को पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, बट जोक्स अपार्ट। तो कनाडा से भी ये मूर्ति वापस आई थी। ये मूर्ति 2015 में वापस आई थी, और ये कौन सी है? पैरट लेडी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पैरट है, और ये पैरट यानी कि तोता, और इस लेडी को नाम दिया गया पैरट लेडी। और ये कहाँ की थी? ये जो मूर्ति है वो खजुराहो से निकाली गई थी। ये मूर्ति कहाँ से निकाली गई थी? खजुराहो टेम्पल से निकाली गई थी। खैर, एक और खबर है, और ये उतनी इम्पॉर्टेंट कह सकते कि है नहीं, पर एक कंसर्न ओवरव्यू देख लेते हैं कि सरकार ये कह रही है कि आप आधार कार्ड को किससे लिंक करिए? वोटर आईडी से लिंक करिए। पर हमें लिंक करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके पीछे कंसर्न है कि हम मान लीजिए लिंक तो कर दिए, पर हम इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। जैसे कि एक स्कॉलर ने इसमें लिखा था कि ये एक्टिविस्ट है श्रीनिवास कुडाली, इसने ये लिखा है कि आधार कार्ड को तो हमने लिंक करा दिया, राइट, वोटर आईडी से, पर कल को क्या होगा कि वोटर आईडी किसका है? वोटर आईडी इलेक्शन कमीशन देता है, और आधार कार्ड तो गवर्नमेंट का है, राइट। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी पार्टी की सरकार है, तो वो डेटा निकाल के, आधार कार्ड का डेटा निकाल के इसको तो मैनिपुलेट कर सकती है कि हाँ कौन सा आधार कार्ड, किस वोटर आईडी, या फिर काट भी सकती है नाम। तो ये कंसर्न है, और काफ़ी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ अभी के जो भी इलेक्शन कमीशन के जो भी चेयरमैन हैं, इनफैक्ट चेयरमैन क्या है कि जो रीजनल ऑफिसर हैं जो स्टेट में है, उनका ये कहना है कि कोई कंसर्न नहीं है इस पे लेके, और ये मैंडेटरी भी नहीं है, राइट। ये मैंडेटरी ही भी नहीं है कि आप क्या करें, इसको ऐड कराएं, तो आप बेफिक्र रहिए, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खैर, अगली खबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाइना ना आए न्यूज़ में, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगली खबर चाइना से ही है कि चाइना हैज सेड एश्योरेंस बैकिंग IMF पैकेज रानिल टेल्स पार्लियामेंट। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रेसिडेंट, तो ये कहाँ गए थे? IMF गए थे भाई साहब। किस लिए? पैकेज $2.9 बिलियन का। किसके लिए? अपनी इकोनॉमी को सरवाइव कराने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा करने के लिए, क्योंकि ये तो क्या हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए हैं इनकी कंट्री। तो ये लोग तो पहले कहानी बताता हूँ कि ये लोग तो श्रीलंका पहले गया IMF। श्रीलंका कहाँ गया पहले? IMF किसका है? ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये US के द्वारा गवर्नमेंट बनाया गया है। इनफैक्ट और भी कंट्रीज़ हैं, पर सबसे ज़्यादा किसका शेयर है? IMF का है, US का है, उसके बाद जापान का है, राइट। तो ये गए IMF, तो IMF ने कहा कि हम तुम्हें लोन नहीं देंगे, तुम कोई क्या ले लाओ, गारंटर ले आओ, राइट। गारंटर यानी कि तुमको कौन पहचानता है, राइट। कल को तुम लेके गए, तुम पैसा नहीं दिए, क्योंकि तुम्हारी इकोनॉमी ऐसे ही डूब रही है, तो हम डूबते हुए पे क्यों अपना पैसा लगाएं, क्यों सट्टा लगाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम गारंटर ले आते हैं। ये भाई साहब आए कहाँ? इंडिया के पास।
इंडिया के पास, भाई तुम इंडिया गारंटी दे दो हमें, ताकि आईएमएफ को, कि आईएमएफ हमें क्या दे दे, लोन दे दे। तो इंडिया ने तो तुरंत गारंटी दे दी। उसके बाद गए भाई साहब, 3 लोगों की गारंटी चाहिए थी, राइट, 3 लोगों की गारंटी चाहिए थी। तो इंडिया ने कर दी, यूएस ने सॉरी चाइना ने भी कर दी है, कल की बात आई थी। उसके बाद जापान बचा है, जापान बचा है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है श्रीलंका वो इन्हीं 3 कंट्रीज से करता है। तो जो सबसे ज़्यादा आप ट्रेड करते हैं, कंडीशन ये थी कि आप जिस कंट्रीज से सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं उन्हीं कंट्रीज़ का आपको गारंटर, उन्हीं कंट्रीज से आपको इंश्योरेंस दिलाना है, ठीक है। तो ये श्रीलंका ने गारंटी के लिए गए थे, तो चाइना ने एश्योरेंस दे दिया है। होप सो कि इनको प्रोसेस जल्दी हो और जल्दी इनको पैसा मिल जाए। खैर, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईएमएफ है क्या। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद 1944 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 150 नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय स्टाफ। उसके बाद 1 ट्रिलियन टोटल अमाउंट ऑफ आईएमएफ इज एबल टू लेंड। सबसे ज़्यादा ये कितना लोन दे सकता है, $1 ट्रिलियन का लोन दे सकता है, राइट। 29 ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट है, और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनका जो इंटरेस्ट होगा वो लो होगा, 0.0% होगा। साथ ही साथ अगर हम आईएमएफ के फंक्शंस की बात करें तो आईएमएफ एक्चुअली में करता क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस असिस्टेंट। मान लीजिए कि अभी श्रीलंका में क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत आ रही है, मीन्स कि जो इनका पेमेंट शीट है एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है इनका, कमाई से इनको कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है। तो पेमेंट क्राइसिस तो इनका हुआ, बैलेंस शीट इनकी गड़बड़ हो गई। तो इस क्राइसिस को सहायता करता है क्या, आईएमएफ, राइट। एक्सचेंज स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। उसके बाद फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की भी ये बात करता है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड को भी ये फैसिलिटेट करता है, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उनको ये मतलब कि हेल्प करता है, राइट। इसका हेडक्वार्टर जैसे कि मैंने बताया वाशिंगटन डीसी में है। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीछे काफ़ी शोर हो रहा था, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि बगल में प्रोग्राम हो रहा है मंदिर पे, और जिसकी वजह से मैं कल एक्स्ट्रा नॉइज़ की वजह से मैं कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा है तो, और कमेंट करिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और इस पे इम्प्रूवमेंट करूं, क्योंकि मैं ऐसे तो नया कर रहा हूं। बट एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।